हेलो बच्चों। कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है। किसी बच्चे को नींद तो नहीं आ रही? अब नींद आ रही हो तो नींद से जाग जाओ और पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल एकदम बहुत मजेदार टॉपिक है आज का हमारा। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो बेटे, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 यूनिट नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर 19। इससे पहले सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। देखो बेटे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि आपको नॉर्मलता व मोलरता में संबंध निकालना है तो आप नॉर्मलता का फार्मूला लिखो। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। ये तो फार्मूला आपने लिख लिया नॉर्मलता का। और फिर आप फार्मूला लिखो मोलरता का। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। ये दोनों फार्मूले आपने लिख लिए। नॉर्मलता का भी फार्मूला लिख लिया और मोलरता का भी फार्मूला लिख लिया। अब दोनों फार्मूलों पे आपको क्या करना है? बीच में बटे का निशान लगाना है, डिवाइड करना है दोनों को। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो बेटे डब्ल्यू बी से तो डब्ल्यू बी कट गया और आयतन से आयतन कट गया। तो हमारे पास बचा क्या? देखना जरा। नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, यहाँ तो बचा 1 अपॉन तुल्यांकी भार और यहाँ बचा 1 अपॉन अणुभार। और बेटे ध्यान से देखो, तुल्यांकी भार तो आ जाएगा नीचे और अणुभार चला जाएगा ऊपर। तो क्या बचेगा हमारे पास? नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार। और अणुभार बटे तुल्यांकी भार को ही आप कह सकते हो एन। क्या कह सकते हो? एन। तो हमारे पास मेन फार्मूला निकल के आया कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर एन। या तो इसे ऐसे याद करो और ऐसे नहीं आप याद करते तो ऐसे याद करो। देखो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मलता इज इक्वल टू एन गुणा एम। यदि आपको किसी विलयन की मोलरता दे रखी है तो आप उसकी नॉर्मलता बड़ी आसानी से निकाल लोगे। और यदि नॉर्मलता दे रखी है तो आप मोलरता बड़ी आसानी से निकाल लोगे। पर यार एक समस्या तो यहाँ बहुत बड़ी खड़ी होगी। समस्या यह है कि आप जरा इस एन के बारे में तो बताओ। ये जो एन यहाँ आ गया, ये एन क्या है? इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। तो बेटे, एन की जानकारी प्राप्त करने का वैसे तो अच्छा तरीका ये है कि आप तुल्यांकी भार बाय कमल मोहन धीमान सर्च करोगे तो आपको एन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एन की पूरी जानकारी चाहिए तो तुल्यांकी भार बाय कमल मोहन धीमान सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एन की जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। यदि मैं यहाँ लिखूंगा कोई भी पदार्थ, एक पदार्थ लिख लूंगा मैं यहाँ। वो पदार्थ अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है और लवण भी हो सकता है। और इधर लिखूंगा उसका एन। इस तरह हमारे पास एक छोटी सी सारणी बन जाएगी। इस सारणी को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि मैंने एक पदार्थ लिखा है यहाँ HCl, तो HCl क्या है? अम्ल। इसमें कितने एच हैं? एक एच है तो एन का मान एक होगा। एन का मान क्या होगा? एक। यदि मैं यहाँ लिखूं H2SO4, इसमें कितने एच हैं? दो एच हैं तो एन का मान कितना होगा? दो। यदि मैं लिखूं यहाँ H3PO4, तो कितने एच हैं? तीन एच हैं तो एन का मान कितना होगा? तीन। यदि मैं कोई अक्षर लिख दूं जैसे NaOH, NaOH में कितने OH हैं? एक। तो एन का मान एक होगा।
और यदि मैं यहाँ लिख दूं CaOH का होल ट्वाइस, कितने OH हैं? दो। तो N का मान कितना होगा? दो। और यदि मैं कोई लवण लिख दूं जैसे NaCl, तो NaCl जब आयनों में टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तो टूटेगा। इसका मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश आया। तो आवेश कोई सा देख लो, चाहे तो धनावेश देख लो और चाहे आप देख लो ऋणावेश। तो N का मान कितना होगा? वन। जैसे मैं यहाँ लिख दूं CaCl2, CaCl2 जब भी टूटेगा तो Ca पे आएगा डबल पॉजिटिव चार्ज और हर एक Cl पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब दो धनावेश और दो ऋणावेश उत्पन्न होंगे। तो N का मान कितना होगा? दो। तो निष्कर्ष क्या निकला? इस सारी बात से निष्कर्ष क्या निकला बेटे? निष्कर्ष यह निकला कि N का मतलब क्या हो सकता है? यदि अम्ल है तो अम्ल की क्या हो सकता है? क्षारकता। N का मतलब क्षारकता हो सकता है। N का मतलब अम्लता हो सकता है। क्षार की क्या होती है? अम्लता। और N का मतलब आवेश भी हो सकता है। यदि आप इस बात को पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो तुल्यांकी भार बाय कमल मोहन धीमान पर आप सर्च कर सकते हो। तुल्यांकी भार बाय कमल मोहन धीमान। अब देखो बेटे, एक बात है। अब मुझे, यदि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि मेरे पास H2SO4 है। क्या है? H2SO4। और H2SO4 की मोलरता है 4। ध्यान से सुनो सवाल को। उन्होंने कहा कि H2SO4 की मोलरता कितनी है? 4। तो नॉर्मलता बताओ कितनी होगी? तो मोलरता दी उन्होंने 4 और नॉर्मलता पूछी। तो बेटे 4 को N से ही तो गुणा करनी। और H2SO4 के लिए N का मान कितना होता है? 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। यदि H2SO4 की मोलरता 4 है तो नॉर्मलता कितनी होगी? 4 दूनी 8। तो यहाँ से आप N का मान उठाओगे कोई भी छोटा सा क्वेश्चन करने के लिए। यदि आपको मोलरता दे रखी तो आप नॉर्मलता निकाल लोगे, और यदि आपको नॉर्मलता दे रखी फिर मोलरता निकाल लोगे। पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत सिंपल सी, कि जितने भी मोनोबेसिक एसिड होते हैं या मोनो एसिडिक बेस होते हैं उनकी नॉर्मलता और मोलरता हमेशा बराबर होती हैं। बहुत बढ़िया बात है। देखो, मोनोबेसिक एसिड HCl, N का मान 1 है। जब N का मान 1 रखोगे तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर ही तो आएंगी। जैसे NaOH, इसमें क्या है? एक ही OH है, N का मान 1 है। N का मान 1 है तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर ही तो आएंगी। तो जिसमें भी N का मान 1 होगा, चाहे वो कोई एसिड हो, चाहे वो कोई बेस हो, चाहे वो कोई साल्ट हो, जिनमें N का मान 1 होगा उनकी नॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर होती हैं। ठीक है? बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पहले आप जल्दी से पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कर लिया पोज? ओके। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे, और जिस बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ना है वो प्ले लिस्ट में जाके वन बाय वन टॉपिक को पढ़ सकता है और अपने नोट्स भी बना सकता है। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।